एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला इसमें जो आंसर होगा वो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के शपथ के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है और उसे शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र संविधान के आर्टिकल 60 में किया गया है और दूसरा, राष्ट्रपति को शपथ भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। निवर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो अभी तक केवल एक ही राष्ट्रपति हैं जिन्हें 1977 में 1977 में निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। वो हैं एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले ये बीबी गिरी से चुनाव में हार गए थे और उसके बाद 1977 के चुनाव में निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद का मामला है ये संविधान के आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा की गई है और इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद की जांच और फैसला का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंध में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री या किसी मिनिस्टर के चुनाव के संदर्भ में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो विवाद का मामला किसके पास जाएगा? तो देखिए, प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री वो सारे एक सांसद होते हैं और सांसदों के चुनाव से संबंधित विवाद का कोई भी मामला हाई कोर्ट में जाता है। वो हाई कोर्ट के मूल अधिकारिता वाले क्षेत्र में आता है। इंदिरा गांधी का केस था, उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है तो इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 71 में की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति अनन्य रूप से है, वो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है और जिसमें ये बताया गया है कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है और केवल एक ही आधार है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर होगा बी, 1 और 2। तो आर्टिकल 61 आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि ये महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं? तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास में सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति देख ली आपने, विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास कुल मिलाकर के लगभग सभी शक्तियों का समूह उपलब्ध है। भारत की वो सबसे संवैधानिक रूप से पावरफुल बॉडी है जिसके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति के अंदर ये संविधान का आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। इस तरह से उसे सारी शक्तियाँ दी गई हैं। प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका आंसर सभी सही हो जाएगा। आपसे सत्य पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब इसमें विधायी शक्ति की बात की गई है, तो विधायी शक्ति का मतलब जो संसद से संबंधित हो, जहां विधान बन रहा है, यानी कि स्थगन, संयुक्त अधिवेशन, तो स्थगन भी संसद की एक प्रक्रिया है, संयुक्त अधिवेशन संसद की ज्वाइंट सिटिंग, धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, ये धन विधेयक से संबंधित है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आएगा। और वहीं अगर अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति की बात हो रही है तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आपका आंसर 1 और 2 होगा, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के से संबंधित है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का आर्टिकल 368 संसद को ही शक्ति देता है, विधान सभाओं या विधान परिषदों को नहीं। केवल और केवल संसद को ये शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति केवल स्वीकृति दे सकता है, वापस कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अनिश्चित काल तक रोक सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत सीमित है, और वो जब दोनों सदनों के द्वारा किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर केवल स्वीकृति दे सकता है, ना उसे अस्वीकार कर सकता है और ना अपने पास अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है। तो ऐसे में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति सबसे सीमित है। वहीं अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करें, देखिए विधेयक मूलतः 3 प्रकार के हैं, एक धन विधेयक, दूसरा साधारण विधेयक और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। इन्हीं के एक स्वरूप में आता है वित्त विधेयक, जो कुछ मामलों में धन विधेयक जैसा है, कुछ मामलों में साधारण विधेयक जैसा है। इन 3 की प्रकृति को आप समझ लीजिए। एक है आपके पास साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति की शक्ति सबसे व्यापक जो है वो साधारण विधेयक के संदर्भ में होती है। राष्ट्रपति इस पर सहमति दे सकता है, अपनी सहमति नहीं दे सकता यानी उसको वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, यानी अस्वीकार कर सकता है, या अनिश्चित काल के तक के लिए उसको रोक के भी रख सकता है। लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके संदर्भ में राष्ट्रपति या तो केवल स्वीकृति देता है या फिर उसे अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकता धन विधेयक को। और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्ति सबसे सीमित है, और इस केस में राष्ट्रपति को केवल और केवल स्वीकृति ही दे सकता है, ना उसे वापस कर सकता है और ना निश्चित काल तक अपने पास रोक सकता है। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 3 विधेयक हैं जिसमें संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति सबसे सीमित है, और संविधान संशोधन के संबंध में सबसे सीमित है, और साधारण विधेयक के संदर्भ में सबसे विस्तृत शक्ति है। धन विधेयक के संदर्भ में चूंकि वो पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को उस पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है, या तो स्वीकृति देगा या फिर अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। और संविधान संशोधन की बात आर्टिकल 368 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश की चर्चा संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 में की गई है। राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन, कोई भी दोनों में से कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वैसे समय में देश के लिए अगर किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये एक्सट्रीम शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, जिससे कि वो कानून बना सकता है। ये एक तरीके से कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका के द्वारा कानून यहाँ पर निर्मित किया जाता है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 1, 2, 3 इससे संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है वो एक व्यापक कार्यकारी एवं विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग एक न्यायालय के रूप में नहीं करता है, ये उसकी एक विवेकाधीन और कार्यकारी शक्ति है।
इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 72 में की गई है। इसके लिए राष्ट्रपति किसी रूप से जिम्मेदार नहीं होता है और जो निर्णय है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उपयोग कार्यपालिका के द्वारा होता है। ये उसकी कार्यकारी और विधायी शक्ति है। इसलिए इसको कार्यकारी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसके लिए किसी भी तरीके के न्यायालय के रूप में पेश नहीं आता और दूसरा वो अपने निर्णय के लिए किसी प्रकार से जवाबदेह भी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें न्यायिक शक्ति को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, अभी मैंने चर्चा किया, संविधान का जो आर्टिकल 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। वो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ये पेपर था, इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए जिससे कि आपका रिवीजन में हेल्प रहे। और बाद में आप इस पे यूट्यूब पे जहाँ आपको ये वीडियो मिल रहा है, स्पीड को बढ़ा करके भी आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं।